हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको 60 गेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग क्या करना है कि उस प्रश्न को अच्छे से आपको याद कर लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जो 4 ऑप्शन वाले जो होते हैं इस प्रकार से हम आपको नहीं कराते हैं, हम आपको सिर्फ आंसर बताते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। इसीलिए आपको सिर्फ आंसर को याद कीजिए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। सी आपका जो गेस्ट क्वेश्चन है हम आपको वही देने वाले हैं, तो आप एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलिए। और अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका पूरा प्रश्न अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो आपका कोई काम का नहीं होगा। तो अगर आप बायोलॉजी है तो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम प्रश्न को समझना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हुए जल्दी से आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम समझना स्टार्ट कर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है। ऋतु स्राव चक्र जो होता है वो किसमें होता है, तो इसमें आंसर होगा कि मनुष्य में भी होता है, और बंदर में भी होता है, और चिंपैंजी में भी। जो ऋतु स्राव चक्र होता है वो तीनों में होता है। अगर आपका ऑप्शन में देगा इनमें से सभी तो आपको ये मार देना है, या फिर आपको मनुष्य दिखे मनुष्य में और आपको मनुष्य है ऑप्शन में तो मनुष्य मार देना है, बंदर मार देना है, या फिर चिंपैंजी मार देना है। तीनों में से कोई एक हो सकता है या फिर तीनों हो सकता है, तो आपको इनमें से सही मारना है। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के जो युग्मक होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 46। कितनी होती है, वो 46 होती है। इसमें अगर जोड़े में पूछे तो बहुत 23 जोड़े होते हैं, ये आपको पता होगा। बायोलॉजी है तो आपको पता होगा ही। ये आपका गेस्ट क्वेश्चन है, जितना भी ये सब बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेनी है। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अब 3 प्रश्न क्या करा कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है तो ये किसके द्वारा, तो ये जल द्वारा भी हो सकता है, आपका वायु द्वारा भी हो सकता है, और हवा द्वारा भी। ये सभी के द्वारा क्या हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। अगला देखिए, निम्न में से किसमें ब्रह्मा निषेचन होता है, यानी कि निम्न में से किसमें ब्रह्मा निषेचन होता है। तो ये सिर्फ ब्रह्मा निषेचन की बात करो तो ये सिर्फ मेढक में होता है। किसमें, सिर्फ मेढक में ब्रह्मा निषेचन होता है। अब देखिए अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव अगैव में वर्धी प्रजनन कैसे होता है, ये बुलबुल के द्वारा होता है। अगैव में जो वर्धी प्रजनन होगा वो सिर्फ बुलबुल के द्वारा ही होता है। और जो आपका 6 और जो प्रश्न है वो मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किसमें पाई जाती है, तो मध चक्र गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, और कुत्ता में भी पाया जाता है। मध चक्र इन सभी में, तो मध चक्र जो होता है वो इन सभी में पाया जाता है, यानी गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, सभी में मध चक्र पाया जाता है। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगले देखिए कि अगले आप पैराग्राफ पर आते देखिए अगला जो है प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ये उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं बहुत ऊपर श्रेणी के, उसमें निषेचन कैसे होता है, तो होता है आंतरिक, यानी कि एक होता है ब्रह्मा निषेचन जो बाहर, जो आंतरिक निषेचन यानी कि जो अंदर की क्रिया होती है उसको हम आंतरिक बोलते हैं, और जो ब्रह्मा निषेचन यानी कि बाहर वाला निषेचन। और 8वां प्रश्न है शलकंद का उदाहरण है। शलकंद का उदाहरण है ये प्याज। अगर आपका एग्जाम पर रहेगा प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही ये सब आते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं आएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे कि लिखा रहेगा सल के कंद का उदाहरण है, आपको 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो प्याज रहेगा तो आपको प्याज में क्या करना है, टिक लगा देना है। ठीक है, अब देखिए 9वां प्रश्न क्या करा है। 9वां प्रश्न है कि असंधारियों में निषेचन कहाँ होता है। असंधारियों में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है, तो असंधारियों में निषेचन फैलोपियन नली में होता है। कहाँ, फैलोपियन नली में, याद रखेंगे। और आपको 60 प्रश्न बताने वाले हैं। 60 प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है तो वो मधुमक्खी में पाया जाता है। क्या, प्राकृतिक अनिषेक जनन ये मधुमक्खी में पाया जाता है। 11वां प्रश्न देखिए, दृढ़ निषेचन का परिणाम होता है। दृढ़ निषेचन होता है उसका क्या परिणाम होता है, तो वो होता है भ्रूणपोष। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सब आ सकते हैं। इसको आपको कॉपी में नोट कर लेके नहीं बोलेंगे, आप हमारे पास मैसेज कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ नोट्स आपको हम दे देंगे। अब भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसका आप कोशिश करेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका पीडीएफ का लिंक दे दे, इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आप कमेंट करके भी हमसे बोल सकते हैं भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये एन या 2n होते हैं। क्या, भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम की बात करें तो n और 2n होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। अब देखते हैं अगले क्या है। अगला प्रश्न है, देखिए इसको कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ का जो परागण होता है वो क्या कहलाता है। जो भी परागण चमगादड़ के द्वारा होगा वो आपको क्या आता है, क्रिप्टोफिली कहलाता है, यानी कि जो इंग्लिश नाम है इसका। जो भी परागण होता है आपको जल के द्वारा परागण होता है जल परागण कहलाएगा, लेकिन इसका इंग्लिश नाम जो होता है वो भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पूछ दिया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और आप लोग शेयर नहीं करें, बहुत गलत बात है, शेयर बनता है, जल्दी से कीजिए शेयर। अब देखिए 14वां प्रश्न, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान जो जीव होगा वो किससे प्राप्त हो सकता है, वो विखंडन से हो सकता है। जनक समान जीव ये विखंडन से प्राप्त हो सकते हैं।
अब देखिए आगे, यहाँ पर द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो किसमें पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा तथा पैरामीशियम, इन सभी में जो द्विखंडन पाया जाता है। अब देखिए मुकुलन को हम बडिंग में बोलते हैं, याद रखेंगे। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ये सवाल आएगा कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो वो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन भी ईस्ट में होता है। अब युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वह क्या होता है? हैप्लॉइड, यानी कि एक गुणक होते हैं। युग्मक सामान्यतः वह एक गुणक ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो आपका अदरक होता है, आप लोग बहुत सारे अदरक का चाय भी पिए होंगे, या फिर अदरक आपको देखे ही होंगे। आप कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो अदरक नहीं देखे होंगे। आप नहीं देखे हो तो हमें कमेंट में बताइए, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कैसे नहीं देखे होंगे। देखिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये राइजोम के द्वारा होता है, आपको याद रखेंगे। अब देखिए, अब अगले आते हैं अगले पेज पर। अब देखिए, इसमें क्या है कि 19 नंबर, कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो है, कंद ये किसका रूपांतरण है? तो ये जर का है। एग्जाम में आएगा, कंद किसका रूपांतरण? तो ये जर का है। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? काजू जो होता है वो नट फल कहलाता है। देखिए, फल में प्रकार होते हैं, इसमें कोई होता है कुछ फल कहलाता है, यानी कि कोई आपका सेब जो होता है उसको भी बहुत सारे फल के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका क्या होता है कि ये काजू जो होता है इसको हम नट फल कहते हैं। 21 नंबर जो है, 21 नंबर में देखिए कि नेफ्यूल्स निर्माण किस में होता है? क्या है? नेफ्यूल्स निर्माण किस में होता है? तो ये जो होता है ये स्पंज में होता है। नेफ्यूल्स का जो निर्माण होता है वो स्पंज में होता है। अब देखिए, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। और ये द्विनिषेचन की खोज की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो ये नुआस्ची ने की थी। ये सवाल काफ़ी एमबीबीआई है, ये आपको एमबीबीआई सवाल है, इसको आपको जरूर देख लेंगे। द्विनिषेचन की जो खोज की थी उनका नाम था नुआस्चीन। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से जो असत्य फल होता है वो किससे बनता है? तो वो पुष्पासन, क्या होता है? वो पुष्पासन से बनता है। कौन सा फल? असत्य फल जो किससे बनता है? तो ये पुष्पासन से बनता है। अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो ये अंडाशय से होता है। ये आपका प्रश्न क्या करना है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लेते चल सकते हैं। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से बनता है। अब देखिए 26वां प्रश्न, चिरस्थायी ब्रह्मादल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चिरस्थायी जो ब्रह्मादल होता है वो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो बैंगन में पाया जाता है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है? आगे है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका जो पुष्पासन होगा जो हम खा सकते हैं? तो वो खा सकते हैं हम सेब का। जो एप्पल का जो पुष्पासन होता है, जो पुष्प जो का जो अंश होता है वो हम खा सकते हैं। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में जो परागण होता है, क्योंकि परागण किसको, एक स्थान से कुछ स्थान दूसरी जगह पर जाए उसको परागण कहते हैं, यानी कि उसको हम वायु। तो वो गेहूं में जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, यानी हवा के माध्यम से। जल परागण होता है, वायु परागण होता है, चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ परागण, बहुत सारे परागण होते हैं। आप जो सेकंड चैप्टर पुष्पी पाद हम लैंगिक प्रजनन उसमें इस बारे में पढ़ेंगे। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर वो बीज बनाता है। क्या? बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। अब देखिए, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। एनाट्रोपस बीजांड आपको एग्जाम में आएगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, तो बताना कि जो एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वो हमेशा से उल्टा ही होते हैं। अब आगे आइए अगले पेज पर। आप देखिए इसमें क्या है कि अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें मिलता है? अनिषेक जनन जो होता है वो सामान्यतः किसमें मिलता है? तो वो अंगूर में। अनिषेक जनन हमेशा से वो अंगूर में ही मिलेंगे। अब देखिए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में कैसा अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो बीजांड में जो होता है वो गुरु बीजाणु मातृकोश का होता है। क्या? गुरु बीजाणु मातृकोश का। आगे देखिए अब, ये आपका कि एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश प्राय है। एक प्रारूपिक आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश होते हैं वो प्राय होते हैं 7 कोश के। कैसे? वो हमेशा से 7 कोश के। एग्जाम में रहेगा 5 कोश के, 4 कोश के, 3 कोश के, तो वो बताना है कि वो हमेशा 7 कोश के होते हैं। आगे देखिए 34 नंबर के, भारतीय आवृत्तिबीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो वो पी महेश्वरी। ये सब जितने भी वैज्ञानिक नाम है ना, ये आपका एमबीबीआई है, इसको आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि इसको कैसे किसी प्रकार से याद होना चाहिए आपको। आपको देखिए, पोली एम्बियोनी पाई जाती है। पोली एम्बियोनी, देखिए ये सब गेस प्रश्न है, इसको आपको अलग से कहना नहीं पड़ेगा याद करने के लिए, सभी को याद कर ही लेना, ये हर हाल में आपको कह रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोली एम्बियोनी पाई जाती है तो ये सिट्रस में पाई जाती है। बहुत ही इसको आपको ध्यान से इसको गेस करके लाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है। अब देखिए, अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसकी थी? यानी कि अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज ये भी नुआस्चिन ने की थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए अगले पेज पर। अब देखिए कि इसमें क्या है प्रश्न में कि घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। अगर कोई परागण घोंघे के द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो घोंघे द्वारा परागण को हम मेलेकोफिली कहते हैं। क्या?
मेलेकोफिली कहेंगे हम। घोंघ के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसको हम मेलेकोफिली कहेंगे। आगे देखिए, निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन जो था उसकी खोज किसने की थी? तो वो स्ट्रासबर्गर ने की। देखिए जितने भी वैज्ञानिक का नाम है उनको आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें बीच बीच में आप वैज्ञानिक का नाम लगा सकते हैं। और अब देखिए आगे, आगे है आपका पुष्प कृषि को निम्न में से किससे क्या कहता है? पुष्प कृषि को हम क्या कहते हैं? पुष्प कृषि हम फ्लोरिकल्चर का, ध्यान से, यानी पुष्प का हम फ्लावर भी बोल सकते हैं, फ्लोरिकल्चर। बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपको। देखिए 40 नंबर क्या है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प का जो नर जनन संरचना होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को हम पुमंग कहते हैं, और जो मादा जनन संरचना होती है उसको हम जायांग कहते हैं। आगे देखिए, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? परागकणों में जो विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? इसमें विटामिन बी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? परागकणों में विटामिन बी पाया जाता है। अब देखिए, समकालता निम्न में से किसमें होता है? समकालता जो होता है वह निम्न में से क्या होता है? गुलाबोस में होता है। क्या होता है? गुलाबोस में, याद रखेंगे। आइए आगे। अब देखिए इसमें आप क्या कहा जा रहा है कि हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हार्कोगैमस जो पुष्प होता है वह निम्न में से कौन है? तो वह है मदार। मदार है वो। हार्कोगैमस जो पुष्प निम्न में से वह मदार है। आगे देखिए, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? और निथियोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? वह पक्षियों के द्वारा परागण होता है। आगे देखिए, और आपका वेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? जो वेलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं इसमें किस प्रकार का पर परागण होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो होता है जल परागण। क्या? जल परागण। यानी वेलिस्नेरिया के जो पुष्प होते हैं इसमें किस प्रकार का परागण? तो उसमें जल परागण। आगे देखिए, चींटियों द्वारा परागण को हम क्या कहते हैं? जो परागण चींटियों के द्वारा हो रहा है हम क्या कहेंगे? चींटियों के द्वारा परागण हो रहा है उसको मार्मिकोफिली कहेंगे। क्या? मार्मिकोफिली कहेंगे अगर चींटियों के द्वारा वो परागण हो रहा है तो। आगे देखिए, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन बहुत आसान है। ये तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन को हम कहेंगे निषेचन कहते हैं। 48वां प्रश्न, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? और कौन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा? तो वो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो वो निषेचन होना संभव ही नहीं, निषेचन होगा ही नहीं। उसके बाद की जो भी प्रक्रिया होती है वो भी नहीं होगा। आगे देखिए, अब अगले पेज पर आते हैं। इसको देखिए कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव जो स्त्रियाँ होती है इसमें अंडे का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? वो कहाँ होता है? तो वो ओवरियन फॉलिकल में होता है। क्या है? ओवरियन फॉलिकल में। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण ओवरियन फॉलिकल में ही होता है। 50 नंबर देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो स्रावित होता है कैसे? तो वो अपरा से होता है। कैसे? वो हमेशा अपरा से स्रावित होता है। आगे देखिए, अब एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम जो भाग होता है वो किसका होता है? तो एक्रोसोम हमेशा वो शुक्राणु का भाग होता है। एक्रोसोम शुक्राणु का एक भाग है। देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है तो वो वृषण में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है? जो एक्रोसोम होता है वो किसका संभाग होता है? तो वो मानव शुक्राणु के शुक्राणु जो होता है वो इस प्रकार से होता है चलता हुआ, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, उसके पास पैर नहीं होता, वो तैरता है शुक्राणु इस प्रकार से। जब भी क्या होता है, जब भी नर और मादा जब इस एक प्रकार से निषेचन करते हैं, संभोग करते हैं, उसके बाद जो जो उसमें जो वीर्य जो होता है वो उसमें जो होता है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। यानी कि उसको आपको पिक्चर नहीं हुई लेकिन आपको बता देते हैं अभी। देखिए आगे देखिए, शुक्राणु का अक्षय तंतु किससे बनता है? तो वह दूरस्थ वर्तुलिका का बना होता है। जो भी शुक्राणु का अक्षय तंतु होता है वो किससे बना होता है? वह दूरस्थ वर्तिका का होता है। आगे देखिए, आप कुछ ही प्रश्न बचे हुए, ज़्यादा नहीं है। और इसमें देखिए आगे देखिए, ये आपका देखिए 55 नंबर, इनमें से कौन क्लास्टोरोडिस का समजात अंग है? इनमें से कौन क्लास्टोरोडिस का समजात अंग है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर लिंग। आपको आंसर लिख दिए हुए, आप इसे याद कर लीजिएगा। एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? एक्रोसोम निम्नांकित में से किसका संभाग है? तो वह मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के शीर्ष का है। आगे देखिए, अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। कौन है जो कि पुरुष में पाया जाता है? तो वह कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि एक है जो कि पुरुष में पाया जाता है। आगे देखिए, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो भी नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वो वृषण से ही होती है, वृषण से। आगे देखिए, मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र जो प्रीमेट की मादा में, मासिक चक्र प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। यौन संचारित रोग है ये। तो गोनोरिया जो होती है, गोनोरिया वो आपको यौन संचारित रोग होती है, ध्यान रखेंगे। तो आज का एक क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।